Good morning to one and all. I am Prem Kaur Patle from KV number 1 Chindwara. Dear students, today I am here along with the second part of colonialism and countryside. बच्चों उपनिवेशवाद और देहात इसके सेकंड सेशन के साथ मैं आज उपस्थित हूँ एंड इन दिस सेशन वी विल फोकस ऑन द राइज ऑफ जोतदार. जोतदारों का उदय किस तरह से हुआ था, जोतदार किसे कहा जाता था. We will get an information regarding जोतदार. And after that we will see the Jamidars resist. You can see how did the Jamidars were faced lot of problems with permanent settlement. They were also faced in the collection of revenue from the countryside. So all these things we will see in this session. And last and very important report, that is fifth report, we will get an information regarding fifth report कि उसमें क्या चीज़ था. फिफ्थ रिपोर्ट किसे कहा गया, वो कब ब्रिटिश पार्लियामेंट में जारी किया गया और उस रिपोर्ट के अंदर किन किन चीज़ों को शामिल किया गया था. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द राइज ऑफ द जोतदार. Dear students, while many Jamidars were facing a crisis at the end of 18th century, a group of rich peasants were consolidating their position in the villages. बच्चों, 18वीं शताब्दी के अंत में जहाँ एक और अनेक ज़मींदार संकट से गुजर रहे थे. हमने देखा था ना कि ज़मींदार की जो ज़मींदारी थी सनसेट लॉ के अकॉर्डिंगली, जब वो एक टाइम पीरियड में, फिक्स टाइम पीरियड में अगर वे रेवेन्यू को पे नहीं कर पाते थे कंपनी के पास, तो उनकी ज़मींदारी को ऑक्शन कर दिया जाता था, नीलाम कर दिया जाता था. वहीं दूसरी ओर अ ग्रुप ऑफ रिच पीजेंट्स वर कंसोलिडेटिंग देयर पोजीशन. वो अपनी ताकत को, अपनी स्थिति को मजबूत बना रहे थे. कौन? धनी किसान, रिच पीजेंट्स. इन फ्रांसिस बुकानन सर्वे ऑफ द दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ बंगाल वी हैव अ विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस क्लास ऑफ रिच पीजेंट्स नोन एज जोतदार. बच्चों, जो रिच पीजेंट्स थे वो जोतदार कहलाए. फ्रांसीसी बुकानन ने जो नॉर्थ बंगाल के दिनाजपुर ज़िले का सर्वे किया और हमें पता चला कि यहाँ जो धनी किसान थे, रिच पीजेंट्स हुआ करते थे, उन्हें जोतदार कहा जाता था. और उन फ्रांसिस बुकानन के सर्वे में हमें कई सारी जानकारियाँ, विविड डिस्क्रिप्शंस जो हैं वो हमें देखने को मिलती है. बाय द अर्ली 19th century, जोतदार हैड एक्वायर्ड वास्ट एरिया ऑफ लैंड एंड समटाइम्स एज मच एज सेवरल थाउजेंड एकर्स. बच्चों, 19th सेंचुरी के जो इनिशियल डिकेड्स थे, या कह लीजिए जो इनिशियल ईयर्स थे, वहाँ आते आते जो ज़मींदार थे उनकी ज़मीनों के बड़े बड़े रकबे हुआ करते थे. और कई जो रिच पीजेंट्स थे या जोतदार थे, उनके पास वो थाउजेंड्स ऑफ एकर्स थी, हज़ारों एकड़ ज़मीनें थी. और ये किस तरह से जोतदारों का इम्पैक्ट कैसा था वो देखिए. दे कंट्रोल्ड लोकल ट्रेड एज वेल एज मनी लैंडिंग, एक्सरसाइजिंग इमेंस पावर ओवर द पुअरर कल्टिवेटर्स ऑफ द रीजन. ये लोग लोकल ट्रेड को, ठीक है, मनी लैंडिंग, साहूकार के व्यापार को, है ना, ये कारोबार को, उसको पूरी तरह से कंट्रोल करते थे बेटा. और इस प्रकार वे उस क्षेत्र के जो गरीब काश्तकार थे, गरीब किसान, उन पर अपनी शक्तियों का व्यापक प्रयोग करते थे. अच्छा, उनकी जो ज़मीन हुआ करती थी, लार्ज पार्ट ऑफ देयर लैंड वाज कल्टिवेटेड थ्रू शेयर क्रॉपर्स. जो बटाईदार होते थे वो उनकी लैंड को कल्टीवेट करते थे. एंड हु बॉट देयर ऑन प्लग, वो अपना हल खुद लेकर आते थे. लेबर्ड इन द फील्ड, उनकी ज़मीनों पर वह मेहनत करते थे. एंड हैंडेड ओवर हाउ द प्रोड्यूसेस टू द जोतदार आफ्टर द हार्वेस्ट. और जो फसल होती थी उस फसल का आधा हिस्सा वे जोतदार को दे देते थे. तो ये आपने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपने गेन किया. ये जनरली नॉर्थ बंगाल के दिनाजपुर से रिलेटेड है, जो फ्रांसिस बुकानन के सर्वे के अकॉर्डिंगली थी. विद इन द विलेज द पावर ऑफ जोतदार वॉज मोर इफेक्टिव दैन दैट ऑफ जमींदार. ये बतलाता है इन्फॉर्मेशन कि जो गांव में
जोतदारों की जो शक्ति थी वो ज़मींदारों की ताकत की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली थी। मतलब जोतदारों का जो प्रभाव था वो ज़मींदारों की तुलना में ज़्यादा प्रभावशाली था। ज़मींदार्स हु ऑफन लिव्ड इन अर्बन एरियाज and Jotdar were located in the village and exercised direct control over the considerable section of poor villagers. जमींदार जो था वो शहरी इलाकों में रहते थे, है ना, और जोतदार गांव में ही रहते थे। तो जो गांव के जो लोग थे बेटा, काफ़ी बड़े वर्ग को ये जोतदार सीधे अपने नियंत्रण में रखता था और उन पर अपने नियंत्रण का प्रयोग भी करता था। ठीक, अब इसका असर कहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा, देखिएगा। They fiercely resisted efforts by zamindar to increase the jama of the village, prevented zamindari officials from executing their duties, mobilized riots who were dependent on them, and deliberately delayed payment of revenue to the zamindars. बच्चों, जब जोतदार गांव में रहते थे तो उनका नियंत्रण गांव वालों पर सबसे ज़्यादा था, और जब जमींदारों द्वारा गांव में जो जमा या लगान को बढ़ाने के लिए जो प्रयत्न किए जाते थे, है ना, कि इंक्रीज द जमा ऑफ द विलेज, तो वो प्रिवेंटेड ज़मींदारी ऑफिसर्स, तो वो ज़मींदार के जो अधिकारियों को अपने कर्तव्यों को पालन करने से भी उनका विरोध करते थे, प्रतिरोध करते थे। प्रिवेंटेड ज़मींदारी ऑफिसर्स फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग देयर ड्यूटीज़, और इस प्रकार वे क्या करते थे कि सभी किसानों को एक साथ इकट्ठा कर लेते थे जो उन पर डिपेंड होते थे। ठीक, और जो रैयत उन पर निर्भर होते थे वो अपने पक्ष में एकजुट रखते थे, और ज़मींदार को राजस्व के भुगतान में जानबूझ करके देरी करा देते थे। ठीक है, डिलेड पेमेंट ऑफ रेवेन्यू टू द ज़मींदारी, किसानों से मना कर देते थे कि पेमेंट टाइम पर नहीं देना है। जब वो पेमेंट या रेवेन्यू कलेक्शन नहीं कर पाता था तो फिर उसकी जो ज़मींदारी थी उसका ऑक्शन होना तय हो जाता था। इनफैक्ट व्हेन द स्टेट ऑफ द ज़मींदार्स वर ऑक्शन फॉर फेलियर टू मेक रेवेन्यू पेमेंट, जोतदार वर ऑफन अमंग्स द परचेसर। और जब ज़मींदार की ज़मींदारी को नीलाम कर दिया जाता था बेटा, तो यही बड़े जो रिच पेजेंट्स होते थे, जोतदार होते थे, ये उनके खरीदार के तौर पर वहाँ पर उपस्थित हो जाते थे। अक्सर जोतदार ही उनकी ज़मीनों को खरीद भी लिया करते थे। दी जोतदार वर मोस्ट पावरफुल इन नॉर्थ बंगाल। अगर हम पूरे बंगाल की बात करें तो नॉर्थ बंगाल में सबसे ज़्यादा पावरफुल जोतदार ही थे, है ना। एंड ऑल्दो रिच पीजेंट्स एंड विलेज हेडमैन वर इमर्जिंग एज कमांडिंग फिगर इन द कंट्री साइड इन अदर पार्ट्स ऑफ बंगाल एज वेल एज, ठीक है, एज वेल इन सम प्लेसेस दे वर कॉल्ड हवालदार। बच्चों, ये आपने अभी इम्पैक्ट देख लिया, उनका इन्फ्लुएंस देख लिया जोतदारों का। ये जनरली जो रिच पीजेंट्स होते थे इस कैटेगरी के लोग होते थे, और इसके अलावा जो विलेज हेडमैन होते थे बेटा, वो भी बंगाल के कई जो कंट्री साइड में से एक इम्पॉर्टेंट फिगर के तौर पर उभर करके सामने आ रहे थे। और कुछ जगहों पर इन जोतदारों को क्या कहा जाता था, हवलदार, ठीक है, और कुछ जगहों पर गांटीदार भी कहा जाता था। एल्सवेयर दे वर नोन एज गांटीदार्स, और मंडल या तो मंडल भी कहलाते थे। तो इनके जो उदय से जमींदारों के जो अधिकारों का कमज़ोर पड़ना अवश्यंभावी हो चुका था। देयर राइज इन एविटेबली वीकेंड जमींदारी अथॉरिटी, ये जमींदारी जो थी वो कमज़ोर होना शुरू हो चुकी थी जब इन जोतदारों का उद्भव हुआ। बच्चों, इन सेक्शंस में को जो आपने पढ़ा या समझा, इसके थ्रू आप ये समझ गए होंगे कि राइज ऑफ जोतदार किस तरह से हुआ और उनका इम्पैक्ट कैसा था, और हाउ दे वर प्रिवेंटेड द जमींदार्स टू कलेक्ट देयर रेवेन्यू फ्रॉम द कंट्री साइड, और उनका इम्पैक्ट आपने इस एक्सप्लेनेशन के थ्रू जानने की कोशिश किया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, you can see a image on your screen that is related to the power in rural Bengal. बंगाल की जो शक्ति थी, ग्रामीण बंगाल की शक्ति, उसको किस किस के हाथों में थी वो देखिए। अंडरराइट्स पेड रेंट टू द राइट्स,
ओके, ये रॉयट्स को क्या होता था, ये जो इनको शिकमी रैयत कहते थे, तो ये रैयतों को लगान देते थे। अब रैयत कैसे होते थे, ये रैयत जो होते थे बेटा, ये कुछ ज़मीन खुद जो होते थे और बाकी ज़मीन जो थी अंडर रॉयट्स को दिया करते थे, ठीक है। अब ये जोतदार जो थे, जोतदार कौन हुआ करते थे, ये रिच पीजेंट्स, रिच रॉयट्स भी होते थे, ट्रेडर्स भी होते थे, मनी लेंडर्स भी होते थे। ये ज़मींदारों को पे करते थे, रेवेन्यू पे करते थे। रॉयट्स जो होते थे वो भी ज़मींदारों को रेवेन्यू पे करते थे। और ज़मींदार कौन था, ज़मींदार वर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग रेवेन्यू टू द कंपनी। ज़मींदार वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूटिंग द रेवेन्यू डिमांड ओवर विलेजेस। तो इस तरह से ज़मींदार का वर्क था कि रेवेन्यू को कंपनी को पे करना, और जो रेवेन्यू है वो इम्पोज करना किस पर, विलेजेस पर। तो इस तरह से ये एक सिस्टम था जहाँ पर रेवेन्यू को कलेक्ट करना, और रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल पर्सन था, ज़मींदार था। और कौन रेवेन्यू देगा, बाकी के सभी रॉयट्स, अंडर रॉयट्स, जोतदार। और इस तरह से कंपनी तक ये पूरा रेवेन्यू को पहुंचाया जाता था। जोतदार गेव आउट लोन टू अदर रॉयट्स एंड सोल्ड देयर प्रोड्यूसेस। जोतदार का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, मैंने अभी आपको इसको एक्सप्लेन किया। Now we will see the Zamindars Regist. Dear students, in previous explanation I have explained about the problems with Zamindars. Okay, while the British government, the company, imposed permanent settlement on the villagers of Bengal, and they appointed Jamidar as a collector, as a collection authority from the company side, and they got lot of difficulties at that time. So how they solved such type of problem, so we will understand through this uh, explanation. The authority of जमींदार्स in rural areas how did not collapse. बच्चों, जो ग्रामीण क्षेत्र में जमींदारों की स्थिति, सत्ता जो थी वो अभी समाप्त नहीं हुई थी। फेस्ड विद exorbitantly high revenue demand and possible auction of their estates. Okay, and they devised way of surviving the pressure. बच्चों, ये राजस्व की जो अधिक मांग हो रही थी, और उनको जब बहुत ज़्यादा उनसे डिमांड की जा रही थी और पे नहीं कर पा रहे थे, तो उनकी जो प्रॉपर्टी थी, ठीक है, उसका ऑक्शन करा दिया जा रहा था, उसको नीलाम किया जाता था। और उसकी समस्या से वो निपटने के लिए अब जो ज़मींदारों ने कौन कौन से वेज, दे डिवाइज्ड वेज फॉर सर्वाइविंग द प्रेशर्स, उन सब स्थितियों से उभरने के लिए उन्होंने कुछ नए रास्तों को अपनाया था। और हमने इसके बारे में कल भी पढ़ चुके थे कि उन्होंने किस तरह से मैनर्स टाइप की जो इन्वॉल्वमेंट था ना, जो ज़मींदारी को ऑक्शन किया जाता था उसमें अपने एजेंट्स को मैनिपुलेट करवा करके उस ऑक्शन में उनको शामिल करवाया जाता था। तो उन्होंने फर्स्ट कौन सी चीज़ को उन्होंने ऑप्ट किया था बेटा, फर्स्ट ट्रांसफर्ड सम ऑफ हिज जमींदारी टू हिज मदर। ओके, जो राजा बर्दवान के बारे में अगर हम एग्जांपल लेते हैं, तो उन्होंने क्या किया था अपनी ज़मींदारी को बचाने के लिए। देखिए, पहला तो था फिक्टिशियस सेल वाज वन सच स्ट्रेटजी। ठीक है, ये फिक्टिशियस सेल वाज वन सच स्ट्रेटजी, जो फर्जी बिक्री थी वो एक ऐसी तरकीब थी। अगर हम बात करें राजा बर्दवान के बारे में, द फर्स्ट ट्रांसफर्ड सम ऑफ हिज जमींदारी टू हिज मदर सिंस द कंपनी हैड टू डिक्री दैट द प्रॉपर्टी ऑफ वीमेन वुड नॉट बी टेकन ओवर। पहला ये था कि ज़मींदार जो थे वो उन्होंने अपनी ज़मींदारी का कुछ हिस्सा अपनी माताजी को दे दिया था, क्योंकि कंपनी ने एक ऐसा निर्णय ले रखा था कि स्त्रियों की संपत्ति को नहीं छीना जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड देखिए, सेकंड मूव, हिज एजेंट मैनिपुलेट द ऑक्शंस, द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द कंपनी वाज डेलिबरेटली withheld and unpaid balances were allowed to accumulated.
देखो, फिर दूसरे कदम में क्या करते थे कि उनके जो एजेंट होते थे वो नीलामी की प्रक्रिया में जो थे उसको जोड़ तोड़ दिया करते थे। अब जो नीलाम की जाती थी कोई चीज़ें, तो वो राजस्व की जो डिमांड होती थी, रेवेन्यू की जो डिमांड होती थी, जानबूझकर के उसको रोक लिया जाता था। ठीक है, विदहेल्ड कर दिया जाता था, और अनपेड बैलेंसेस वर अलाउड टू एक्यूमुलेटेड, और भुगतान नहीं की जाती थी, और भुगतान न की गई राशि, जो बकाया राशि होती थी, वो बढ़ती चली जाती थी। अब वो जब बढ़ती चली जाती थी तो इसमें प्रॉब्लम क्या आता था, देखिएगा, ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा। जब रेवेन्यू पे नहीं किया जाता था, क्योंकि हाई डिमांड थी, रेवेन्यू पे नहीं हो रहा था, तो उनकी संपत्ति को नीलाम किया जाता था। ठीक है, और जब संपत्ति को नीलाम किया जाता था तो इसमें वो क्या किया जाता था, ज़मींदार के आदमी ही उस खरीदारी में आते थे और ऊंची ऊंची बोली लगा करके संपत्ति को खरीद लेते थे। अब जब ऊंची बोली लगा लेते थे, खरीद लेते थे, तो वो क्या होता था कि जो बोली वो लगाते थे, वो राशि इतनी ज़्यादा होती थी कि वो उसको पे करने से मना कर देते थे। तो फिर से उस प्रॉपर्टी को फिर से उसका ऑक्शन किया जाता था। एक बार फिर ज़मींदार के फिर एजेंट उसे खरीद लेते थे, और एक बार फिर से खरीद की जो रकम थी वो अदा नहीं करते थे। इसलिए एक बार फिर नीलामी करनी पड़ती थी, और ये जो प्रक्रिया थी वो बार बार दोहराई जाती थी। फिर फाइनली क्या होता था, दिस प्रोसेस वॉज रिपीटेड एंडलेसली, ओके, एग्जॉस्टिंग द स्टेट एंड अदर बिडर्स एट द ऑक्शन। अंततोगत्वा जो नीलामी करने के लिए जो राज्य व्यवस्था थी, जो नीलामी के समय बोली लगाने वाले लोग थक चुके थे। एट लास्ट द स्टेट वॉज सोल्ड एट अ लो प्राइस बैक टू द जमींदार। और फाइनली अंत में जब किसी ने भी बोली नहीं लगाई तो उस संपदा को नीची कीमत पर फिर जमींदार को ही बेचना पड़ता था। ठीक, और जमींदार बेटा कभी भी राजस्व की जो मांग होती थी, रेवेन्यू जो डिमांड होती थी, उसको पूरी अदा ही नहीं करता था। और इस प्रकार कंपनी कभी कभार, ठीक है, द कंपनी रेयरली रिकॉर्ड द अनपेड बैलेंसेस दैट हैड पाइल्ड अप, जो उनसे बड़ी मुश्किल से वसूल कर पाती थी, जो उन पर बकाया राशि होती थी। डियर स्टूडेंट्स, आपने पहला देख लिया कि उनकी वो अपनी मदर के नाम पर ट्रांसफ़र कर देते थे। दूसरा आपने ये देख लिया कि बार बार ऑक्शन करवाना पड़ता था, और उसी ज़मींदार के एजेंट आकर के उस पर वर्क करते थे या उस ऑक्शन में शामिल होते थे, और वो पेड नहीं करते थे, फिर से बेचना होता था, और फिर लो प्राइस में ज़मींदार को वापस ज़मींदारी दे देनी पड़ती थी। देयर वर अदर वेज इन विच द ज़मींदार There were other ways in which Jamidar circumvented displacement. When people from outside the Zamidari bought an estate at an auction, they could not always take possession. अब मान लीजिए कि ऑक्शन हो गया, ज़मींदार लोग और भी कई तरीके अपनाते थे अपनी ज़मींदारी को छीनने से बचाने के लिए। मान लीजिए कि जब कोई बाहरी व्यक्ति नीलामी में कोई ज़मीन खरीद लेते थे, तभी उन्हें हर मामले में उनका कब्ज़ा नहीं मिल पाता था। हर मामले में उन्हें कब्ज़ा नहीं मिल पाया, पोजीशन नहीं मिल पाया था। ठीक है, कभी कभी तो जो पुराने ज़मींदार के जो लठियाल होते थे ना, वो नए खरीदार के लोगों को मार पीट कर भगा देते थे। और कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि जो पुराने रैयत होते थे, बाहरी लोगों को, यानी अपने नए खरीदार लोगों को ज़मीन में घुसने ही नहीं देते थे, और वे अपने आप को पुराने ज़मींदारों से जुड़ा हुआ महसूस करते थे, उनके प्रति वफादार बने रहते थे, और ये मानते थे कि जो उनका पुराना ज़मींदार है वही उनका अन्नदाता है और वे उसकी प्रजा हैं। तो ज़मींदारी की प्रक्रिया की बिक्री भी हो जाती थी, तो वो उनको लगता था कि हमारा गौरव है, हमारा प्राइड है, वो उसको किसी ने धक्का दे दिया है। वो उन्हें काफ़ी तकलीफ महसूस होती थी, इसलिए ज़मींदार आसानी से उसको विस्थापित नहीं किया जा सकता था। बेटा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो ये पूरे इस पैराग्राफ का हिस्सा है, आपको इसमें समझ लेना है। By the beginning of 19th century, the depression in prices was over. बच्चों 19th सेंचुरी के प्रारंभ में जो कीमतों में मंदी की स्थिति थी वो समाप्त हो चुकी थी। एंड thus those who had survived the trouble of 1790s
कंसोलिडेटेड देयर पावर। ओके, ये जो ज़मींदार थे 1790 के डिकेड में जो तकलीफ़ों को झेल रहे थे वो, और जिन्होंने तकलीफ़ को झेलने में वो सफलता भी पाली थी, अब उन्होंने अपनी स्थिति को सुदृढ़ बना लिया था। रूल्स ऑफ रेवेन्यू पेमेंट वर आल्सो मेड सम वट फ्लेक्सिबल। जो रेवेन्यू को पे करने वाले जो नियम थे उनको कुछ फ्लेक्सिबल कर लिया गया था। एज अ रिजल्ट द जमींदार्स पावर ओवर द विलेजेस was strengthened. It was only during the Great Depression of 1930s that they finally collapsed and the Jotdar consolidated their power in the countryside. बच्चों, ये 80-30s होना चाहिए 1930s की जगह पर। तो ये जो राजस्व के जो भुगतान संबंधित कुछ लचीलापन तो दे दिया था, अब गांव पर जमींदारों की सत्ता अब मजबूत होने लगी थी। ठीक है, और आगे चलकर 1830s में जो है ज़मींदार बिल्कुल जो है उनका भट्टा ही बैठ गया, वो कोलैप्स हो गए। ग्रेट डिप्रेशन जो 1830s था, दैट दे फाइनली कोलैप्स्ड एंड द जोतदार कंसोलिडेट देयर पावर इन द कंट्री साइड। और जब ज़मींदार कोलैप्स हो गए 1830s के आसपास, तो जोतदारों का जो इम्पैक्ट था, उनका जो पावर था, उनके पाँव जो थे वो गांव की ओर देहातों में मजबूत हो चुके थे। नाउ वी विल सी अबाउट द फिफ्थ रिपोर्ट। बच्चों, फिफ्थ रिपोर्ट क्या थी उसको समझना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे आपको ध्यान से समझते हुए अगर इसमें कोई प्रॉब्लम महसूस होती तो बिल्कुल मुझसे आपको ये डिस्कस करना है। मैनी ऑफ द चेंजेस वी आर डिस्कसिंग वर डॉक्यूमेंट इन डिटेल इन अ रिपोर्ट दैट वाज सबमिटेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1813। बच्चों, एक रिपोर्ट जिसमें बहुत सारे जो चेंजेस हैं उनका डिस्क्रिप्शन जो है वो उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है संसद में 1813 में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1813 में रखी गई। एंड इट वाज द फिफ्थ ऑफ द सीरीज ऑफ रिपोर्ट्स ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्टिविटीज़ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। यह जो रिपोर्ट थी, यह उन रिपोर्ट में से पांचवी रिपोर्ट थी जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और उसके क्रियाकलाप के विषय में बतलाती थी। Often referred to as the fifth report, it ran into 1002 pages on which over 800 pages were appendix that reproduced petitions of zamindars and riots, reports of collectors from different districts, statistical tables on revenue returns, and notes on the revenue and judicial administration of Bengal and Madras written by officials. बच्चों, ये इस फिफ्थ रिपोर्ट की खास बातें कि ये 1002 पृष्ठों में थी, लगभग 800 से अधिक पृष्ठों में परिशिष्ट यानी अपेंडिक्स थे, जिनमें ज़मींदार और रॉयट्स के जो पिटिशंस थे उनकी अर्जियां थी। ठीक है, रिपोर्ट्स ऑफ कलेक्टर फ्रॉम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग जिलों के कलेक्टर्स की उसमें रिपोर्ट थी। इसके अलावा जो स्टैटिस्टिकल टेबल्स थी रेवेन्यू रिटर्न्स पर, जो राजस्व विवरणियाँ थी, सांख्यिकी तालिकाएं थी, वो इसमें शामिल थी। और अधिकारियों द्वारा जो बंगाल और मद्रास में जो रेवेन्यू, ठीक है, और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, न्यायिक प्रशासन पर लिखित कुछ टिप्पणियाँ उसमें शामिल की गई थी। तो ये फिफ्थ रिपोर्ट, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ देख रहे हैं बेटा, ये फिफ्थ रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें थी, व्हाट वाज इन फिफ्थ रिपोर्ट, उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है ये फर्स्ट पैराग्राफ। ओके, फ्रॉम द टाइम ऑफ कंपनी एस्टेब्लिश्ड इट्स रूल इन बंगाल इन द मिड 1760s, इट्स एक्टिविटीज़ वर क्लोजली वॉच्ड एंड डिबेटेड इन इंग्लैंड। बच्चों, जब कंपनी ने 1760s में के उस डिकेड में जब बंगाल में अपने आप को स्थापित किया, 1765 की हम बात कर रहे हैं, जब उन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया, तभी से इंग्लैंड में उसकी जो एक्टिविटी थी उस पर बड़ी बारीक नज़र रखी जा रही थी और उस पर चर्चा की जाती थी। और इसके अलावा
groups in Britain who opposed the monopoly that the East India Company had over trade with India and China. ब्रिटेन में ऐसे कई समूह थे जो भारत और चीन के साथ जो व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार मिला हुआ था, मोनोपोली जो मिली थी, उसका विरोध करते थे। वो क्या चाहते थे? दिस ग्रुप्स वांटेड अ रिवोकेशन ऑफ अ रॉयल चार्टर दैट गेव द कंपनी दिस मोनोपोली। वो चाहते थे कि वो शाही फरमान को रद्द कर दिया जाए जो ईस्ट इंडिया कंपनी को वहाँ एकाधिकार दे दिया कि आप ही वहाँ पर जो इंडिया और चाइना के साथ ट्रेड करेंगे, उसको समाप्त करने के लिए वो डिमांड कर रहे थे। एंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्राइवेट ट्रेडर्स वांटेड अ शेयर इन द इंडिया ट्रेड एंड द इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ ब्रिटेन वर कीन टू ओपन अप द इंडियन मार्केट फॉर ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स। बच्चों, ऐसे कई निजी व्यापारियों की संख्या में लगातार बढ़ती जा रही थी जो भारत के साथ व्यापार में हिस्सा लेना चाहते थे, और ब्रिटेन के उद्योगपति जो ब्रिटिश विनिर्माता मैन्युफैक्चरर्स थे, वो भारत के साथ अपना व्यापार करना चाहते थे, भारत का बाजार अपने लिए खुलवाने के लिए काफ़ी उत्सुक थे। और कई जो राजनीतिक समूह का तो यह कहना था कि बंगाल पर जो विजय मिली है उसका लाभ केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही मिल रहा है, उसका लाभ संपूर्ण ब्रिटिश राष्ट्र को नहीं मिल रहा है। ठीक है, इस तरह के भी आर्ग्यूमेंट्स वहाँ पर आए थे। अब इसको अगर हम आगे देखें तो कंपनी के जो कुशासन है, ठीक है, इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनी मिसरूल and maladministration was hotly debated in Britain, and incidents of the greed and corruption of company officials were widely publicized in the press. बच्चों, कंपनी का जो मिसरूल यानी कुशासन था और अव्यवस्थित प्रशासन के विषय में जो प्राप्त सूचना पर ब्रिटेन में बड़ी गर्मा गर्म बहस छिड़ गई। कहा जाने लगा कि कंपनियों के अधिकारियों के द्वारा लोभ और लालच किया जा रहा है। भ्रष्टाचार की घटनाओं को वहाँ की ब्रिटेन के जो समाचार पत्र थे न्यूज़ में, उसमें पब्लिश किया जाने लगा, उसको व्यापक रूप से उछाला जाने लगा। अब ब्रिटिश संसद ने भारत में कंपनी के शासन को कंट्रोल में लाने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, है ना, 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में कई सारे अधिनियम को पास किया। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड अ सीरीज ऑफ एक्ट्स in the late 18th century to regulate and control company rule in India, and it forced the company to produce regular reports on the administration of India and appointed committees to inquire into the affairs of the company. कंपनी को बाध्य किया गया कि वो भारत में जो प्रशासन के विषय में नियमित रूप से अब रिपोर्ट भेजा करे, और कंपनी के कामकाज को की जांच करने के लिए भी अब कुछ समितियों को बेटा वहाँ पर नियुक्त कर दिया गया था। ठीक, द फिफ्थ रिपोर्ट वाज one such report produced by a select committee. It became the basis of intense parliamentary debates on the nature of the East India Company's rule in India. पांचवी रिपोर्ट एक ऐसी ही रिपोर्ट थी जो एक प्रवर समिति के द्वारा, एक सिलेक्टेड कमेटी के द्वारा तैयार की गई थी। ठीक है, और यह रिपोर्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के स्वरूप पर ब्रिटिश संसद में गंभीर वाद विवाद का आधार बनी। जो रिपोर्ट वहाँ पहुँची, उस रिपोर्ट के आधार पर फिर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस पर बहुत ही ज़बरदस्त डिबेट होना स्टार्ट हो गया था। इट बिकेम द बेसिस, जैसे हम बता रहे हैं, द फिफ्थ रिपोर्ट वाज वन सच रिपोर्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ सिलेक्ट कमिटी. इट बिकेम द बेसिस ऑफ इंटेंस पार्लियामेंट्री डिबेट्स ऑन द नेचर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल इन इंडिया. जो रिपोर्ट बनाकर भेजी गई उसका ब्रिटिश संसद में बड़ा गंभीर वाद विवाद का वो आधार बनी, ये फिफ्थ रिपोर्ट. फॉर ओवर अ सेंचुरी and half, the fifth report has shaped our conception of what happened in rural Bengal in the late 18th century. 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में ग्रामीण बंगाल में क्या हुआ, इसके बारे में जो हमारी अवधारणा है,
लगभग 1.5 शताब्दी तक पांची रिपोर्ट के आधार पर बनती सुधरती रही। पांची रिपोर्ट में जो एविडेंसेस थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। द एविडेंस कंटेंट इन द फिफ्थ रिपोर्ट इज इनवैल्यूएबल, ओके, बट ऑफिशियल रिपोर्ट्स लाइक दिस हैव टू बी रीड केयरफुली। लेकिन ऐसी जो सरकारी रिपोर्ट है उसको बड़ा सावधानी पूर्वक पढ़ना और समझना चाहिए, ये हमें सुझाव मिलता है। और हमें यह जानने की ज़रूरत है कि रिपोर्ट किसने और किस उद्देश्य से लिखी, ये भी हमें समझना चाहिए। और वास्तव में recent researchers shows that the argument and evidence offered by the fifth report cannot be accepted uncritically। ये कहता है कि जो आधुनिक शोध हुए उससे पता चलता है कि पांचवी रिपोर्ट में दिए गए जो तर्क हैं, साक्ष्यों को बिना किसी आलोचना के स्वीकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, वो मतलब एज इट इज़ जो उसकी रिपोर्ट्स है उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, मतलब आलोचना या उसको क्रिटिकली उसका एनालिसिस होना ज़रूरी है, ऐसा ये कहता है। एक्चुअली उसने क्या बतलाने की कोशिश किया बेटा वो समझिए। रिसर्चर्स हैव केयरफुली एग्जामाइंड द आर्काइव्स ऑफ वेरियस बंगाल जमींदार्स एंड द लोकल रिकॉर्ड्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट टू राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनियल रूल इन रूरल बंगाल। शोधकर्ताओं ने ग्रामीण बंगाल में औपनिवेशिक शासन के बारे में लिखने के लिए बंगाल के अनेक जमींदारों के अभिलेखागारों तथा जिले के स्थानीय अभिलेखों की सावधानी पूर्वक जांच की। ठीक है, दे इंडिकेट दैट इंटेंट ऑफ क्रिटिसाइजिंग द मैल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। उनसे पता चलता है कि पांचवी रिपोर्ट लिखने वाले कंपनी के कुप्रशासन की आलोचना करने पर तुले हुए थे। इसलिए पांचवी रिपोर्ट में जो परंपरागत जमींदारी सत्ता का पतन का वर्णन अतिरंजित है, ऐसा वो बतलाता है। द फिफ्थ रिपोर्ट exaggerated the collapse of traditional जमींदारी power as also overestimated the scale on which जमींदार्स were losing their land। जिस पैमाने पर जमींदार लोग अपनी ज़मीनों को खोते जा रहे थे, उस घटना को इसमें बढ़ा चढ़ा करके बतलाया गया, ऐसे ये रिसर्चर्स कहते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने देखा है अभी जो हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे कि जब ज़मींदारियाँ नीलाम की जाती थी तब भी ज़मींदार नए नए हथकंडे अपनाकर अपनी ज़मींदारी को बचा लेते थे और बहुत कम मामलों में वो विस्थापित होते थे। ये सच है कि हर बार ऑक्शन हो जाता था क्योंकि वो रेवेन्यू पे नहीं करते थे, लेकिन बार बार उसका जो ऑक्शन फिर उसकी ये जो प्रोसेस थी वो रिपीट होती रहती थी। लेकिन उससे फाइनली होता क्या था कि वो जो ऑक्शन में लोग बड़ी ऊंची बोली लगाते थे वो पेमेंट नहीं करते थे, जिससे फिर उस प्रोसेस को रिपीट करना पड़ता था और फाइनली फिर उसी ज़मींदार को लो रेट पर ज़मींदारी दे दी जाती थी। तो इस तरह की स्ट्रेटजी ज़मींदारों ने भी अपनाई थी। तो फिफ्थ रिपोर्ट में क्या चीज़ था वो हमने इस सेक्शन के फर्स्ट पार्ट में ही देख लिया, और रिसर्चर्स इस फिफ्थ रिपोर्ट के बारे में अपने क्या विचार रखते हैं उसको भी हमने समझा। बच्चों, उम्मीद है कि आपको द राइज ऑफ जोतदार, रेस्ट ऑफ जमींदारीज एंड फिफ्थ रिपोर्ट को जो है आपने समझ लिया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।